तो आज के इस वीडियो में हम सभी पूरे थ्योरेटिकल पर्सपेक्ट को कम्युनिकेशन का जो है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये हम लोग पूरा कह सकते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन को लेकर थ्योरेटिकल पूरे पर्सपेक्ट को आज एक नोट्स के दृष्टि से हम यहाँ पर देखेंगे। मेरी राइटिंग को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसके कुछ एस्पेक्ट को देखेंगे और मैं कुछ परिभाषा या ये सब चीज़ें आपको नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर। ये वीडियो पूरे तरीके से उनके लिए है जो यूजी नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए 5 क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, नहीं होता, बस उन चीज़ों को हम कवर करेंगे यहाँ पर। जैसे कि एक सेंडर होता है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना है ना। पूरा एक जितना हो सकता है हम लोग टेक्निकल चीज़ों को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी हो सकती है ये वीडियो। क्योंकि अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो अब जब आप देख रहे होंगे आपके पास तो ये दिख जाएगा कि ये वीडियो कितने देर का है, लेकिन यकीन मानिए ये जितने भी देर का होगा आपके लिए काम का होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन यही है बेसिकली, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। इसमें आपको कहीं नॉइज़ और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा देखने को। यहीं 2 चीज़ और मिल जाएगा, इनकोड और डिकोड तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आप, या फिर कम्युनिकेशन क्या है, इससे आप परिभाषा आदि भी चीज़ें कर सकते हैं, ओके। अब चलिए हम अगले पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ठीक है। अब ये इसको कुछ सेंड किया, फिर ये इसको कुछ सेंड किया, जिसको हम बोलचाल की भाषा भी कहते हैं। जो ये कर रहा है इसको इनकोड कहते हैं, इसको ये जो फिर इसको रिप्लाई करेगा इसको डिकोड कहते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पहला आप समझ सकते हैं कि डेवलपिंग आइडिया, कह सकते हैं कि आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए आप नोट्स बनाइएगा ज़रूर। काफ़ी अच्छा, और इस तरह का वीडियो आपको दूसरा कोई नहीं देगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो सर्च किए हैं, है ना। इनकोडिंग द मैसेज, ठीक है। तीसरा ट्रांसमिटिंग द मैसेज, ठीक है, ट्रांसमिटिंग द मैसेज। मेरी राइटिंग गंदी है और उसके लिए सॉरी, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। रिसेप्शन ऑफ द मैसेज, ओके। ये पूरा जो चेन है उसको मैं लिख रहा हूँ आप सबके सामने आज। डिकोडिंग द मैसेज, यही होता है कम्युनिकेशन, यही होता है ना, और क्या होता है। और एक पॉइंट है, छठा पॉइंट, गिविंग फीडबैक। इसके अलावा कुछ है क्या? अभी जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया उसके में इसमें कुछ, इसके अलावा कुछ है क्या, तो नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। यही चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप निश्चिंत रहिए, आपके मन में जो सवाल होगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं एक आज सोच के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ कि पहले आपका एक नोट्स तैयार हो जाए, क्योंकि आपको पढ़ना क्या क्या है ये आपको पता हो, और फिर बारी बारी से इस नोट्स के बेस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लीनियर कम्युनिकेशन मैंने लिखा है, ठीक है। दूसरा है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, ठीक है। तो ये 2 हो गए। तीसरा है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। चौथा है वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब जो अगला है कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हो सकता है। ये 4 क्या है इस पे हम बात करेंगे, बस पहले फ़िलहाल आप लिखते जाइए, और आपको लगता है कि चलिए मैं थोड़ा बात भी करता जाता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या, दोस्तों सिंपल सा आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या, आप जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर लीनियर कम्युनिकेशन में बताऊँ
तो आप ऐसे समझिए कि लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ एक तरफा संवाद हो, है ना। कोई प्रवचन करने वाला प्रवचन दे दिया, चला गया, ठीक है, एक लीनियर कम्युनिकेशन है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब, इसमें ऐसा कि एक व्यक्ति जिससे बात कर रहा है वो दूसरा व्यक्ति उससे बात कर रहा है। जैसे कि ये वाला जो कम्युनिकेशन मैंने बताया था, सेंडर है, एक बात बताया, ए ने राम ने बोला श्याम से, तुम आम खाते हो? श्याम ने कहा नहीं, मैं आम नहीं खाता, ठीक है। तो ये जो है मसला है, ये होता है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैंने आपको कहा, है ना। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिट्स विद इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक शिक्षा का विभाग है, डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसी में कई कर्मचारी हैं, तो वो सभी जब अपने ही डिपार्टमेंट में बात करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं हायरार्की, ये सब चीज़ें नहीं होता है। सेंडर और रिसीवर जो होता है वो सामान्य एक लाइन में कह सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से। वही चौथा है जो मैंने कहा, वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है ना। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा कि कह सकते हैं कि एक ये तरह से ये वर्टिकल में यहाँ कभी सेंडर ये है, रिसीवर यहाँ, ठीक है। तो एक अधिकारी अपने कर्मचारी से जब बात करेगा बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो अपने रजिस्ट्रार से बात करेगा, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन में आएगा। कोई स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो अपने प्रोफेसर को या अपने एचओडी से बात करेगा, तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। सही बात है, एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से मैंने सोचा है फास्ट ट्रैक पेपर 1 की तैयारी का एक वीडियो के रूप में मैंने सोचा है कि स्टार्ट करने का, और इसके लिए पहला वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो चूँकि ज़्यादा दिमाग में चीज़ों को रखने से आपको टेक्निकल और टर्मिनोलॉजिकल चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव मोड में होते हैं। जितना मैं समझा रहा हूँ अगर वो पर्याप्त नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मेल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल में हर टॉपिक पर वीडियो करेंगे, ओके। सैनन वीवर मॉडल है, ये क्लाउडी सैनन एक हुए हैं एंड वेन वेबर, और इन्होंने कहा है, इन्होंने दिया है इन्फॉर्मेशन थ्योरी को, और इन्फॉर्मेशन विच इज़ कम्युनिकेटेड इज़ बोथ एक्यूरेट एंड करेक्ट, इन्होंने कहा है। लीनियर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है इनका, ठीक है। और ये मॉडल में फीडबैक नहीं होता है। क्या है इसका स्ट्रक्चर, हम चलिए उसको जानते हैं। ये सोर्स की बात करते हैं, ये है सोर्स, है ना। फिर उसके बाद ये ट्रांसमीटर की बात करते हैं, ट्रांसमीटर, ठीक है। लिखते जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, लेकिन जो बोल रहा हूँ उससे आप चीज़ों को पकड़िएगा। ये है चैनल, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिसीवर की बात करते हैं, है ना, रिसीवर, ठीक है। फिर उसके बाद वो डेस्टिनेशन की बात करते हैं, समझ रहे हैं, डेस्टिनेशन, अच्छा ज़्यादा नीचे चला गया, 1 मिनट। डेस्टिनेशन, इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं डेस्टिनेशन, ठीक है। इसको बॉक्स बना देते हैं। अब इसको आप नीचे इसको इस तरह से एरो दे दीजिए। अब जो सोर्स है, सोर्स यानी कि क्या, सेंडर, सोर्स यानी सेंडर, ट्रांसमीटर यानी कि मैसेज, है ना, या तो इसी को आप मैसेज कर सकते हैं, ट्रांसमीटर को मैसेज मत कहिए। और यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है चैनल और ट्रांसमीटर के बीच में, ये है सिग्नल ऑफ द नॉइज़। यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको सिग्नल ऑफ द नॉइज़ के रूप में आप देख सकते हैं, ठीक है, सिग्नल ऑफ द नॉइज़। हालांकि ये आपको पूछा नहीं जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं है। चैनल के पास जो एरो, इसको आप सिग्नल मान सकते हैं, ठीक है, सिग्नल मानना है, नहीं यही होता है। और यहाँ जो रिसीवर को मिला है, ये जो मिला है ये हुआ है यहाँ पे डेस्टिनेशन में, ये जो एरो है यहाँ पे हो गया मैसेज, ठीक है। ये मैंने आपको भी बताया कि सैनन वेबर मॉडल क्या होता है, ओके। चलिए अब अगला है बर्लो मॉडल, दूसरा जो है बर्लो मॉडल। ये जो आज मैं आपके सामने लेके आऊँ, इसके लिए आपको काफ़ी कुछ पे करना पड़ रहा है कई जगहों पर, है ना। प्रॉपर्ली इसको कहते हैं डायनेमिक प्रोसेस मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक प्रोसेस मॉडल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंडर होता है, ठीक है, इनकोडर इनकोड करता है, इनकोडर की भूमिका में होता है सेंडर, मैसेज होता है ना, एक चैनल होता है,
और डिकोड होती है बातें, और रिसीवर होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फीडबैक और नॉइज़ का, ओके। तो ये हो गया बर्लो मॉडल ऑफ, या डायनामिक प्रोसेस मॉडल भी इसको कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाएगा बर्लो मॉडल या फिर डायनामिक प्रोसेस मॉडल किसे कहते हैं या बर्लो मॉडल किसे कहते हैं, उसमें जो ऑप्शन देगा डायनामिक, प्रो डायनामिक, बला बला बला, इस तरह से, ठीक है। एक होता है ट्रांजेक्शनल प्रोसेस मॉडल, मैंने उन्हें टाइप भी बताया था, यहाँ अब मॉडल बता रहा हूँ। TRANSACTIONL, ट्रांजेक्शनल प्रोसेस मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ऑल पर्सन आर एंगेज्ड इन सेंडिंग, इनकोडिंग एंड रिसीविंग डिकोडिंग मैसेजेस साइमल्टेनियसली, ईच पर्सन इज कोडिंग इनकोड डिकोडिंग। मतलब कि एक ही समय में कई लोग हैं कि जो कि अपनी बात कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। ईच पर्सन इज अफेक्टिंग द अदर, हर व्यक्ति एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ रहा है, वो व्यक्ति उस पर प्रभाव छोड़ रहा है, इसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ है। और फीडबैक इज इन द कम्युनिकेशन, इसमें है फीडबैक की व्यवस्था यहाँ पर है। तो कई बार पूछा जाए कि एक ही समय में कई बार लोग कई तरह से बात करते हैं और फीडबैक होता है, उसे क्या कहते हैं, तो ट्रांजेक्शनल प्रोसेस मॉडल कहते हैं, ठीक है। मोस्टली यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यूज अगर आपको समझना है इसका यूज क्या है, तो इसका जो मोस्टली यूज है दोस्तों वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको आप कह सकते हैं कि ये मॉडल ऑफ फीडबैक भी है, आल्सो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कहा जाता है। इट इज़ पॉसिबल इफ रिसीवर इज नॉट लिसनिंग टू अदर, इट इज आल्सो यूज फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन। इसका प्रयोग ग्रुप कम्युनिकेशन में भी किया जाता है ना। तो आपको इसको समझना। अब अगला है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन की बात अगर करेंगे तो क्या होगा। ऑन द, लिखते जाइएगा ये सब बातें, ऑन द बेसिस, मैं कोशिश करता हूँ कि सही से भी लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो एंड डायग्राम, ओके। तो इसके बेस पे क्या क्या होगा, इसके बेस पे एक होगा डाउनवार्ड कम्युनिकेशन। डाउनवार्ड कम्युनिकेशन, सवाल आते हैं इस पर, फिर से कह रहा हूँ मैं जितना कुछ बता रहा हूँ। डाउनवार्ड कम्युनिकेशन का मतलब इस तरह से, यहाँ सेंडर है यहाँ रिसीवर है, ठीक है, इस तरह कह सकते हैं, एरो नीचे की ओर होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एक अधिकारी होगा, एक बड़ा अधिकारी होगा, उससे छोटा अधिकारी होगा, उसके बीच में जब कम्युनिकेशन होगा उसके डाउनवार्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन, जैसा कि पहले भी बताया था मैंने टाइप में, वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ओके। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन भी इसको हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जो है इसमें जैसे आप अगर उदाहरण की बात करें, कई बार ये भी पूछा जा सकता है, तो जो नोटिस निकलता है, ये नोटिस इसका उदाहरण है, ठीक है। नोटिस किसके लिए निकलता है, सर्कुलर हो गया, किसके लिए निकलता है, ठीक है। नोटिस, सर्कुलर, कोई भी ऑर्डर्स हैं, ये किसके लिए निकलते हैं, ये सब चीज़ें जो है, मेमो हो गए, ये सब डाउनवार्ड के उदाहरण है, ओके। अगला है अपवार्ड कम्युनिकेशन। अपवार्ड कम्युनिकेशन है ना। अपवार्ड कम्युनिकेशन में क्या, फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। जब कोई छोटा कर्मचारी अपने अधिकारी से बात करता होगा, वो उस तरह कम्युनिकेशन। तो क्या कोई छोटा अधिकारी को अधिकार है क्या, वो नोटिस निकालेगा, नोटिस निकाल के कुछ बताएगा किसी को। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, वहाँ पे अधिकारी ही ना नोटिस निकाल सकता है, नोटिस निकाल के वो किसी को देगा कि आज से छुट्टी है, कल से छुट्टी है। एक कर्मचारी तो नहीं कर सकता है। तो यहाँ क्या होगा, कभी भी छोटे लोग या छोटा अधिकारी या कर्मचारी कुछ बात कहेगा तो वो सजेशंस दे सकता है। क्या देगा, सजेशंस देगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या करेगा, वो ओपिनियन देगा। क्या देगा, वो ओपिनियन देगा। तीसरा वो आइडियाज़ देगा, है ना। सवाल ये आते हैं, याद रखिएगा, कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकता है। नोटिस निकालने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। वो अपील कर सकता है, वो रिपोर्ट दे सकता है कि ये है सर, ओके। तो ये हो गया। तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल और साइड वार्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, साइड वार्ड कम्युनिकेशन,
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको आप क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी इसे कहा जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जब एक ही कह सकते हैं विद्यार्थी के बीच किया गया बात, सारे शिक्षक के बीच किया गया बात। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, टीचर्स के साथ, टीचर्स टू टीचर्स, स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। राइटिंग काफ़ी गंदी है सर आपकी, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अब अगला जो है चौथा है वो है डायगोनल कम्युनिकेशन। एक बात तो है राइटिंग गंदी है, लेकिन ये जो कंटेंट है इस पर आपको कहना पड़ेगा कि सर मान गए, आपने तो दिमाग ही खोल दिया। डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब डायगोनल तो ऐसे ही होता है, कई बार सेंडर यहाँ होगा, कई बार रिसीवर यहाँ होगा, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम डिपार्टमेंट और नॉर अदर ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही डिपार्टमेंट का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही लेवल का रैंक का हो, कोई भी हो सकता है, किसी से कोई भी बात करेगा, उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में कि आप कह सकते हैं कि एक फाइनेंस मिनिस्टर अपने वहाँ के मिनिस्ट्री में जो चपरासी है, जो गार्ड है, उससे बात कर रहा है, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं कि वाइस चांसलर जो है अपने गार्ड से बात कर रहा है, ओके, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। अब अगला है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब ये भी एक टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। देखिए बस दोस्तों 17 मिनट तो अभी ही हो गया, वीडियो लंबा तो होगी दोस्तों, मुझे जहाँ तक लग रहा है 1 घंटे के पार जाएगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो होगा कम्युनिकेशन को समझने के लिए। पहला है क्या, ये आप लोग जानते होंगे, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ इंट्रा पर्सनल, यही वाला जानते हैं, पहले जो मैंने बताया आप नहीं जानते थे। दूसरा है इंटर पर्सनल, तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, चौथा है मास कम्युनिकेशन। दोनों में दोनों में कम्युनिकेशन आएगा कॉमन ना, कम्युनिकेशन। तो इसमें जब आप खुद से बात कर रहा हो, व्यक्ति खुद से जब बात करेगा, तो वो हो गया इंट्रापर्सनल। जब व्यक्ति 2 लोगों के साथ बात करेगा, है ना, 2 लोगों के साथ बात करेगा तब हो गया इंट्रापर्सनल। जब एक व्यक्ति या कई व्यक्ति जब ग्रुप में बात करेगा, ठीक है, जब कई व्यक्ति ग्रुप में बात करेगा तो वो हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन। और जब मास लेवल पर कोई बातचीत होगी तो वो हो गया मास कम्युनिकेशन। उदाहरण के लिए खुद में बात किया तो उदाहरण खुद ही हो गया, आप खुद से कई बार बोलते हैं कोई चीज़ें, आज मैंने गलत किया, अच्छा किया। जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने मामी से बात करते हैं, इंटरपर्सनल हो गया। जब आप अपने मित्रों से बात करते हैं, ग्रुप में स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, ग्रुप हो गया। जब फैमिली में आप कई लोग बैठ के बात करते हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या, मास कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो कि मास लेवल पे हो, जैसे कि रेडियो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप कह सकते हैं आपका टीवी न्यूज़ चैनल है, आपका जो सीरियल देखते हैं आपके घर में लोग। फिर आप कह सकते हैं कि जो अखबार आपके घर में आता है, ये सब मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। अब जो अगला होगा दोस्तों वो है क्या, इसी में अगर हम बात करें आगे की ओर, तो इसमें इंटर ग्रुप भी आप इसको जोड़ सकते हैं, इंट्रा ग्रुप भी कह सकते हैं आप, है ना। और इसमें कुछ और बताता हूँ, ये तो बेस लेवल पे मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको कुछ गहराई से बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो अब चलिए थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करते हैं, क्योंकि अब नेट के लेवल पर चलते हैं। तो बेस बताया मैंने, एक होता है इंटर ग्रुप में इंट्रा ग्रुप, इसको मल्टीएडिक या मल्टीएडिक भी कहते हैं। मल्टीएडिक स्पेलिंग गलत नहीं है ना, 1 मिनट, हाँ, मल्टीएडिक। इसमें क्या होता है कि कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कि इसमें मोर देन 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, और कम्युनिकेशन ग्रुप में होता है। एक होता है इंटर ग्रुप, जिसको एसोसिएशन भी बोलते हैं, एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स 2 ग्रुप्स, इसमें 2 ग्रुप जो होता है, 2 ग्रुप होता है
वो आपस में बातचीत करता है, ठीक है। ग्रुप नहीं, दो ग्रुप आपस में बातचीत करता है। मान लीजिए एक लड़कों का ग्रुप है, ये मेल ग्रुप है, ये फीमेल ग्रुप है, दोनों आपस में बातचीत कर रहा है ना। ये हो गया इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन, ओके। अब अगला है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आप कह सकते हैं इसको इंस्टीट्यूशनल भी कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, बिजनेस आदि में यूज किया जाता है। अगला है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि जहाँ पब्लिक इन्वॉल्व होगी, है ना, पब्लिक इन्वॉल्व हो गया, वो हो गया पब्लिक कम्युनिकेशन। अब अगला है मास कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसके लेवल में आप कह सकते हैं कि जहाँ पे कई लार्जर लेवल पे बात होगी, इसी में आप जोड़ सकते हैं उसको भी, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन स्टाइल को समझते हैं। क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से फॉर्म हो रहे हैं वो सब चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ, है ना। तो ये होता है आपको कम्युनिकेशन स्टाइल। कम्युनिकेशन स्टाइल, तो कम्युनिकेशन स्टाइल जो है दोस्तों, वो कई तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पैसिव, दूसरा होता है असर्टिव, और तीसरा होता है एग्रेसिव, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, इसको कहा जाता है कि गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे कि कोई गया, सिंपली हाँ बात कर लिया, ऐसे पूछा कैसे हो, तो कहा ठीक है, आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट। असर्टिव होता है गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे अच्छा बात करने का लहजा कहा जाता है असर्टिव को, है ना। असर्टिव जो है सबसे अच्छा लहजा माना जाता है बात करने का। और वहीं एग्रेसिव, जैसा कि नाम में ही है एग्रेशन है, तो वो अच्छा नहीं ही माना जाएगा, है ना। तो पैसिव और एग्रेसिव को एज कम्पेयर टू असर्टिव अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो आपको कहना है असर्टिव। जैसे कि एग्रेसिव वे ऑफ कम्युनिकेशन एग्रेशन की बात करेगा, और जो असर्टिव है उसमें जब आप कुछ पूछेगा कोई, तो बड़े प्यार से कहेगा आई एम ओके, यू आर ओके, इस तरह की बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले टू और मोर पर्सन चाहिए, ठीक है। पहला कह सकते हैं कि 2 या 1 भी होगा, तो एक तो हर किसी में नहीं आएगा ना, तो 2 मोर और मोर पर्सन, पहली बात। दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक तभी माना जाएगा जहाँ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ की बात हो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। तीसरा होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पांचवा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। छठा है यूज ऑफ वर्ड्स। अच्छा, मैं आज आप लोगों के सामने इसके लिए 11,000 10,000 ले रहे हैं लोग, है ना, एंड सिंबल्स। तो वो मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ ये कोर्स। पूरा कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर्स को मैं कवर करूँ। तो बाद में कुछ गुरु दक्षिणा आप लोग अगर लगे तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ये जो इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये काफ़ी कॉस्टली है और बहुत एलगरली और बहुत ज़्यादा वेट करके मैंने इसको मंगाया है ना। तो फिलहाल कंप्लीट करते हैं कोर्स। 24 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये प्योर थियोरेटिकल बेस्ड और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए हो रहा है, ओके। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, और क्लास रूम कम्युनिकेशन क्या होता है उस पर अब हम बात करेंगे, है ना। ये आपके सिलेबस में है जितना मैंने अभी कहा। तो सबसे पहला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। सबसे पहले तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ये जो बेल आइकन है
इसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कंपटीशन को मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, ना कि उनसे छिपाइए कि मैंने ये पढ़ा तुम मत पढ़ो। ओके। और चलिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों क्या कहा जाएगा, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, लैंग्वेज का यूज हो जो कि लोग समझे। अंडरस्टैंडिंग की बात आप करिए यहाँ पर, लैंग्वेज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मेरी तरह नहीं कि समझ में नहीं आए, है ना। और एक संबंध, रिलेशन बिल्ड हो, ठीक है। और वहाँ पे फीडबैक हो, लेने की वो आज़ादी हो कम से कम, ठीक है। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है तो हमने समझ लिया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, बताइए, तो बता सकता है, कमेंट कीजिए। पहला तो होगा क्लैरिटी ऑफ पर्पज, दूसरा आप कह सकते हैं कंप्लीटनेस, तीसरा कह सकते हैं कंसाइसनेस, चौथा कह सकते हैं फीडबैक, पांचवा कह सकते हैं एम्पैथी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो आप लिखे ही नहीं, एक्चुअली मैं थक गया, बहुत आलसी हूँ इस मामले में। क्लैरिटी ऑफ पर्पस पर फिर भी लिखना पड़ेगा, कंप्लीटनेस, क्योंकि कंप्लीट तैयारी की बात की ना मैंने, कंप्लीटनेस। ये वीडियो मेरे लिए भी है क्योंकि मैं भी इसी से बाद में पढ़ूंगा, बहुत ही जतन से वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, है ना। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सभी टॉपिक पर वीडियो आएंगे, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री, और सपोर्ट नहीं रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही समय तक आदमी पैसा घर से लगाएगा ना। तो ये सब हो गए, मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टर होता है, याद रखिएगा। कई बार जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, जो लीडर होता है, वो सामने वाले, सुनने वाले के हिसाब से अपने आप को बदलता है। अगर उसका मूड नहीं है, नींद आ रहा है, तो वो चेंज करता है। मल्टीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए, मेक इफेक्टिव यूज ऑफ ग्रेप्थ्रीन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे अब हम लोग, 7 C's एंड 4 S ऑफ कम्युनिकेशन को। एक ग्रेप वाइन या ऐसा कुछ करके होता है, ग्रेप वाइन नहीं होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये आता है, मैं अभी यही बोलने वाला था लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा था, शायद ये गलत लिख रहा हूँ कि सही, लेकिन ये होता है, ठीक है। ग्रेप वाइन आप सर्च कीजिएगा, इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कैसा है, तो याद रखिएगा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 C's को, 7 C's को देखते हैं और 4 S को देखते हैं कम्युनिकेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले 7 C का लिखते हैं। पहला होता है क्रेडिबिलिटी, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी आप निकाल सकते हैं। दूसरा है कंप्लीटनेस, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ये पूछा जाएगा 7 C's में कौन है कौन नहीं है, ऐसे सवाल आते हैं। क्लैरिटी, है ना। चौथा है करेक्टनेस, पांचवा है कंसिस्टेंसी, छठा है कंक्रीटनेस, सातवां है कंसाइजनेस, ओके। अब जो ये 4S जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 4S क्या है, 4S में पहला है शॉर्टनेस, जितना शॉर्ट रख सकते हैं, ये अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है बेसिकली यूजी नेट JRF का जो पेपर 1 है वो इसी बेस पर है कि एक शिक्षक के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो भी 10 चैप्टर से उसकी जानकारी, उसकी समझ, वो कौशल, नैतिकता, गुण होने चाहिए। तो ये 4S हर शिक्षक के पास होना चाहिए, स्ट्रेंथ,
है ना। सिंसियरिटी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। सिंसियरिटी, इस पे 1-1 घंटे का क्लास होता है, इसलिए 4 शब्द पे। शॉर्टनेस, जितना कम शब्दों में चीज़ों को रख सके। सिंप्लिसिटी, जितना साधारण रख सके। स्ट्रेंथ, जितना ताकत हो सके, जितना क्षमता आपके पास हो सके। ओके। और सिंसियरिटी सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो अब द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? तो कॉमन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ये भी एक सवाल बनता है ना कि एसेंशियल क्या है। तो आप यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए समझिए कि करेक्ट इनकोडिंग डिकोडिंग मैसेज होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए डिजिट को, ठीक है। ओके। अब चलिए हम लोग आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। जो नहीं लिखने की चीज़ें हैं, सिलेबस में आपका जो दिया है नेट के, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से आपके नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में जो 5 नंबर का 5 सवाल जो आते हैं 10 नंबर का, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या? सबसे पहले एक वर्ड के जरिए, ठीक है, आइदर ओरल हो और रिटेन हो, यही है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसको कह सकते हैं आप एक तरह से कि इन जनरल द वर्बल एबिलिटीज ऑफ द टीचर्स गिव ऑब्वियस एक्सप्लेनेशंस, है ना। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या? नॉन वर्बल मतलब क्या? विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, सिंपल सा कि वर्ड्स जो है उसका बिना यूज़ किए कम्युनिकेट करना। इसको आप साइलेंट LNGUAGE लैंग्वेज, साइलेंट लैंग्वेज या कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, है ना। अब कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा? कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो? तो सबसे पहला जो है, अब यहाँ आपको समझना है कि एक होता है काइनेसिक्स, ठीक है। इसको कहते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। काइनेसिक्स की जब बात आएगी तो बॉडी लैंग्वेज वाला जो कम्युनिकेशन है वो होगा, ठीक है। क्या होगा? बॉडी लैंग्वेज वाला जो कम्युनिकेशन है उसकी बात आएगी, ठीक है। 1 घंटे के वीडियो दोस्तों होगी अमूमन, मुझे यहाँ से लग रहा है। ओके, ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्लियर कर लिया है, 40% के आसपास। बॉडी लैंग्वेज में जैसे हो गया फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, जेस्चर्स हो गया, ये हो गया काइनेसिक्स। ये कंपोनेंट में आप इसको रखेंगे, ओके। और ये क्वेश्चंस आते हैं कि काइनेसिक्स किस तरह कम्युनिकेशन, उसमें क्या होता है, या फेशियल एक्सप्रेशंस वाले कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देगा प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, इस तरह का आपको दे देगा। तो आपको क्या लिखना है? काइनेसिक्स। दूसरा होता है प्रोक्सेमिक्स। सोच सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट जो बात बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। इसको कह सकते हैं द पर्सनल स्पेस एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, है ना। द पर्सनल स्पेस या यूज ऑफ एस्पेक्ट कह सकते हैं कि जब हम पर्सनली कोई स्पेस को यूज़ करते हैं बॉडी लैंग्वेज के लिए। स्टडी ऑफ मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन पीपल एज दे इंटरेक्ट, प्रोक्सेमिक्स कहा जाता है। प्रोक्सेमिक्स का मतलब होता है कि हम दो लोग अगर बात कर रहे हैं, ऐसे समझिए 2 लोग हैं वो बात कर रहे हैं, तो 2 लोगों के बात करने के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, इसका जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, इसका जो स्टडी होता है, इसके डिस्टेंस का स्टडी जो होता है उसको प्रोक्सेमिक्स कहते हैं, ओके। अब जैसे कि मान लीजिए एक प्रेमी और प्रेमिका है, तो उसके बीच कितनी दूरी होगी, ये नहीं होगी, वो उसके जो गैप है, उसका डिस्टेंस है, उससे वो पकड़ लेगा कि वो क्या है। एक माता पिता अपने बच्चे से बात कर रहा है, या एक टीचर अपने शिष्य से बात कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से जब हम ये पता कर ले कि कौन किससे बात कर रहा है, उसके अध्ययन को प्रोक्सेमिक्स कहा जाता है। अब सवाल में आ रहा होगा मन में कि सर कितने को कितना सही माना जाता है। तो पर्सनल डिस्टेंस फॉर इंटरेक्शन अमॉन्ग गुड फ्रेंड और फैमिली मेम्बर कहा जाता है, क्लोज फेज में कहा जाता है कितना होना चाहिए। ये सवाल नहीं आएगा, जानकारी के लिए बस बता रहा हूँ। 1.5 फीट टू आपको 2.5 फीट की दूरी में नॉर्मली एक दोस्त या फैमिली मेम्बर्स बात करते हैं। सेंटीमीटर्स में अगर आप जानेंगे तो 46 to 76 सेंटीमीटर में होता है, ओके। अब अगर आप बात करें इसको
कि हम अगर दूर के फेज में फार डिस्टेंस फार फेज, तो फार फेज में हम लिखेंगे तो 2.5 फीट टू 4 फीट 76 टू 120 सेंटीमीटर। ओके, ये होता है। अगर हम सोशल डिस्टेंस फॉर इंटरेक्शंस अमॉन्ग कह सकते हैं कि अगर हमारे ही बराबर का अगर कोई हम जिससे बात कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, या कोई नया आदमी इस तरह से कुछ हो तो 4 से 7 फीट आप कह सकते हैं ना। सोशल डिस्टेंस फॉर इंटरेक्शन 4 से 7, जिसको आप जानते नहीं हो आदि इस तरह का हो, और दूर से कोई बात कर रहा हो तो 7 से 12 फीट पर बात कर सकते हैं। ओके, पब्लिक डिस्टेंस यूज फॉर पब्लिक स्पीकिंग के लिए कितना होना चाहिए? पब्लिक में अगर किसी से कोई बात कर रहा है तो 7 से 12 जो है वहाँ हो गया था, और यहाँ हो जाएगा आपको 12 से 25। ये आपको याद नहीं रखना है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, लिख लीजिए। और फार में 25 से एवब जितना होगा, 25 टू एवब। ओके, अब जो तीसरा है वो है ऑस्क्यूलेसिस। ये क्या होता है? ऑस्क्यूलेसिस, स्टडी ऑफ रोल ऑफ आई कॉन्टैक्ट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट का स्टडी ऑफ रोल ऑफ आई कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, स्टडी ऑफ रोल ऑफ आई कॉन्टैक्ट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसको ऑस्क्यूलेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब जो अगला है चौथा है वो है, चौथा क्या है? वो है क्रोसेक्समिक्स। मैं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। गूगल पे आप ये डाल के चेक कीजिएगा, CHROXEMICS। ओके, स्टडी ऑफ द यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो टाइम का अध्ययन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जो समय लगता है ना, लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल प्रोक्सेमिक्स में। ठीक है, जो पांचवा है वो है, क्या है पांचवा भाई? यानी गेस, हैप्टिक, स्टडी ऑफ टचिंग। हम जब किसी को कुछ चीज़ टच करते हैं, उसके टचिंग की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है हैप्टिक, स्टडी ऑफ टचिंग। ये सवाल आते हैं दोस्तों, यही फंसता है लोग। अब होता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक ये होता है स्टडी ऑफ वेरिएशन इन पिच। स्टडी किया जाता है यहाँ पर, स्टडी ऑफ वेरिएशंस इन पिच, स्पीड, वॉल्यूम एंड पासेस टू कन्वे मीनिंग। ठीक है, और जो हम मीनिंग पास करते हैं उसका जब अध्ययन करते हैं तो पैरालिंग्विस्टिक उसको कहते हैं। जो सातवां है, ईमानदारी से नीचे अब यहाँ पर भी एक कमेंट कीजिए आप लोग कि क्या ये सब चीज़ें आपने अभी तक कम्युनिकेशन में पढ़ा है कहीं किसी जगह, और पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अच्छा लग रहा है आपको वीडियो देखने में। यूज टू मॉडिफाई मीनिंग एंड कन्वे इमोशन, यूज टू मॉडिफाई मीनिंग एंड कन्वे इमोशन। जब हम पैरा लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं और उसको कन्वे करते हैं इमोशन को, उसको कहते हैं पैरा लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, आपको इस तरह के जो भी कंपोनेंट है ये पूरा। अब हम बात करेंगे इंटरकल्चर और ग्रुप कम्युनिकेशन पर, इस पर सवाल आएंगे। इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ? इंटरकल्चरल का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप इंटरपर्सनल इंटरेक्शन करते हैं बिटवीन मेंबर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप या फिर टू डिफरेंट कंट्रीज़, एक दूसरे के बीच में इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, और जहां आप शेयर करते हैं अपने ज्ञान को और अपने चीज़ों को शेयर करते हैं,
तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हम एक बिहार का व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बात करता है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति महाराष्ट्र से बात करता है, तो ये एक इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है। और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के उदारीकरण से ऊपर अगर हम कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कमर्शलाइज तभी चीज़ों कर पाएंगे या मार्केटिंग तभी कर पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। जैसे कि चाइना के लिए या सभी लोगों के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है, और वो भारत में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, वो नहीं जान पाएंगे हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं, क्या मनाते हैं, नहीं मनाते हैं। तो हमें जो बेहतरीन ऑफर्स मिलते हैं दिवाली को लेकर, होली को लेकर, वो नहीं मिल पाएगा, और हमें वो अपने प्रोडक्ट के प्रति कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जो रुझान है वो उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें ज़रूरी है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के लिए आपको पर्सनल और सोशल जानना का देना पड़ेगा। आप जहाँ जिससे बात कर रहे हैं उनके आपको फिजिकल एबिलिटी, जेंडर एथनिसिटी, क्लास, रिलीजन आदमी को जानना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एनहांसिंग एंड एनरिचिंग द क्वालिटीज़ ऑफ सिविलाइजेशन आल्सो। अब बैरियर्स क्या क्या है? बैरियर दोस्तों सबसे पहला इसमें इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में आता है बैरियर की। अगर मैं बात करूं तो बैरियर्स यहाँ पर होता है इथनोसेंट्रिज्म। एक शब्द आप लोग लिखिए, इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म होता है कि बिलीव दैट ऑन, कि वो मानता है कि हमारा जो अपना ऑन ग्रुप है, मेरा जो अपना खुद का कल्चर है, खुद का जगह है, खुद की संस्कृति है, वही सबसे अच्छा है जीवन जीने के लिए, वही सब कुछ है। ठीक है, इससे हमको दूर होना है। अगर ये सोच के साथ हम बात करेंगे सामने वाले कल्चर के साथ, सामने वाले स्टेट के साथ, तो फिर बात नहीं बनेगी। दूसरा जो है बैरियर वो है स्टीरियोटाइपिंग। आप ये मान लीजिए कि बिहारी है, इससे बात नहीं करना, ये तो इसी तरह का होता है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है रूढ़िवादिता। तो बिहारी है तो भैया बहुत वो होता होगा, आईएएस निकलता होगा, यहाँ तो बहुत मजदूरी उजदूरी करते हैं। इस सोच से भी आपको किसी से बात नहीं करना चाहिए। ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है। ठीक है, इससे आपको दूर निकलना होगा, और चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस एस्पेक्ट से आपको लेकर बात नहीं करना है किसी से भी इंटरकल्चर में। ओके, अब अगला जो है वो है प्रेजुडिस, फीलिंग कंपोनेंट आप इसको कह सकते हैं। ये है प्रीजुडिस, फीलिंग कंपोनेंट, फीलिंग कंपोनेंट। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में, कई एक व्यक्ति कई कमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि वाकई में मुझे मेरा फल और गुरु दक्षिणा अभी के लिए मिल गया। आगे चल के मैं आप लोगों से कुछ और भी चीज़ें मांगूंगा, हो सकता है कि ना भी मांगूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं जो मांग रहा हूँ यही गुरु दक्षिणा मान कर चलिए आप लोग। तो अब अगला जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन, एक्शन कंपोनेंट इसको माना जाता है। डिस्क्रिमिनेशन भी बैरियर से है ना। जब आप किसी देश को छोटा, किसी व्यक्ति को छोटा मान लेते हैं तो वो बैरियर होता है कहीं ना कहीं, वहाँ से आप फिर बात नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक्शन कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैंने इंटरकल्चर बता दिया। अब हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन की ओर आते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन हमें सीधा अपने क्लासरूम की ओर लेके जाएगा। ग्रुप कम्युनिकेशन 1 घंटा में 15 मिनट बाकी है दोस्तों। ग्रुप कम्युनिकेशन कैन बी लार्ज और स्मॉल, ये दोनों हो सकता है। चाहे तो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, क्लब में भी हो सकता है, क्लास रूम भी हो सकता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन है दोस्तों वो ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्लास रूम कम्युनिकेशन है ना, ये रहा। तो अब इसमें क्या है कि एक कम्युनिकेशन एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग का कि जिसके बिना हम टीचिंग कर ही नहीं सकते हैं। बिना संवाद किए आप शिक्षण प्रदान कर ही नहीं सकते हैं। ओके, पहला तो ये बात हो गया। दूसरा, क्लासरूम कम्युनिकेशन एक पर्पजिव, पॉजिटिव और प्रैग्मेटिक होता है नेचर में। ये तीनों शब्द आपको लिखना है। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो क्या क्या होता है, परपोजिव होता है। ठीक है, परपोजिव, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, परपोजिव होता है पहला। दूसरा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। और तीसरा क्या होता है, ये क्या बताया था मैंने, प्रैग। चलिए नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये शब्द भी अलग है, आपको समझ में नहीं आएगा। PRAG, प्रैग्मेटिक, MATIC। तीनों के मीनिंग आपको हिंदी में मिल जाएंगे। 2-3 के मतलब मीनिंग को बहुत बड़ा नहीं है। पहला तो उद्देश्य पूरा का, दूसरा है सकारात्मक होना चाहिए, और तीसरा है
प्रैग्मेटिक, एग्जैक्ट हिंदी शब्द मुझे नहीं आ रहा तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गलत बताने से बेहतर है कि ध्यान में ये बता दिया जाए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए। ओके, अब जो अगला है दोस्तों वो ये है कि टीचर और लर्नर के बीच में हमेशा संवाद होना चाहिए, और ये क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है, और दोनों हो सकता है, ठीक है। अब होता है कि स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, एक कम्युनिकेशन यहाँ भी होता है, स्मॉल ग्रुप में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि कोई पिकनिक हो गया, आदि हो गया, इस तरह से चीज़ें में, है ना। स्मॉल ग्रुप कंसिस्टेंसी ऑफ, जहाँ पे 15 से 20 लोगों की हम बात कर रहे हैं, लर्नर की बात कर रहे हैं, मोर कंडक्टिव फॉर टीचिंग एंड स्किल डेवलपमेंट आदि की जब हम बात करेंगे तो इस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। वहीं एक इसको हटा कर आप कह सकते हैं कि लार्ज ग्रुप भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें आप रिड्यूस द लेवल ऑफ इंटरेक्टिंग बिटवीन द सोर्स। लार्ज जब करेंगे तो वहाँ पर सभी से बात करना संभव नहीं है, वहाँ पर आपको अपने सभी से बात करने की जो वो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो अब लार्ज ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। एक होता है मेटा कम्युनिकेशन, सेकेंडरी कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है ना, ये भी आप लिख लीजिए, मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन। सेकेंडरी कम्युनिकेशन कहा जाता है, ये बियॉन्ड वर्ड्स माना जाता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स यूनिटेंसली कम्युनिकेट्स। ओके, जहाँ पे कई बार शब्दों का जो चयन होता है वो गलत हो जाता है, लेकिन वो अनइंटेंशनली होता है, इंटेंशन के साथ नहीं होता है। ओके, अब होता है एक मास कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी बताया है, लार्जर ग्रुप्स के लिए होता है, ठीक है, ये यहाँ पे भी आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और क्या क्या चीज़ें हमें आती हैं। तो हम लोग कंक्लूजन की ओर ही बढ़ रहे हैं दोस्तों, मतलब ख़त्म ही करेंगे अब इस वीडियो को, 10-15 मिनट, और ये तो मैंने लिख ही दिया था। इसमें पहला आएगा फिजिकल बैरियर, एक ये भी बैरियर होता है, बैरियर्स होते हैं फिजिकल बैरियर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हो सकता है कई बार कि आप बहुत दूर हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, नॉइज हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, कई बार अगला बहरा हो सकता है या गूंगा हो सकता है, या आप जिसको बोल रहे हैं सुन रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर, और लैंग्वेज भी इसको लिख सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर। तो सीमेंटिक इज इन द साइंस ऑफ मीनिंग, सेम वर्ड्स एंड सिंबल्स कैरी डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट पीपल। तो कई बार आप उर्दू जानते हैं, अगला हिंदी जानता है, अगला इंग्लिश जानता है, आप स्पेनिश जानते हैं, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको सीमेंटिक बैरियर बोला जाता है, ठीक है। जो अगला है वो है अब कि स्टेटस बैरियर, एक ये भी एक बैरियर है दोस्तों, है मज़ेदार बात है लेकिन है बैरियर। स्टेटस बैरियर्स, इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें कई बार होता है कि जो सुपीरियर है वो ये सोचता है कि मेरे से आके सबॉर्डिनेट बात करे, उसका जूनियर बात करे, और जो जूनियर है वो सोचता है कि मैं क्यों बात करूं, सीनियर आके बात करे। स्टेटस और पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर दोनों में से दोनों अपने को वो ये सोचता है कि वो सर बोलेंगे तब मैं बात करूँगा, और सर बात करेंगे तब मैं बात करूँगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, जो अगला होता है दोस्तों वो होता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में होता है दोस्तों पेरेंट्स फैक्टर, जैसे कि जजमेंट हो गया, सोशल वैल्यू हो गया, हमारा अपना रहन सहन हो गया, इस बार ये सब चीज़ें कई बार फैक्टर में बैरियर्स आते हैं। अगर यार वो तो इसको मानता है, यार वो तो ऐसे रहता है, मैं उससे बात नहीं करूँगा, ये पर्सनल में आ जाएगा, बायसनेस हो गया। ओके, तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों होती है। अब आप अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि एक और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स, है ना। इसमें क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पे कोई किसी से बात नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूशन है, हर कोई प्रधानमंत्री से बात कर सकता है क्या, तो ये आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स, चाहे वहीं का है ना, पीओ ऑफिस में काम करता होगा, लेकिन सभी तो बात नहीं कर सकता उससे जाकर ना, है ना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह के बैरियर भी होते हैं। फिर एक इमोशनल एटीट्यूड होता है, बैरियर्स ड्यू टू लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है, जहाँ म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है वहाँ भी वो एक बैरियर ही है ना। अगर हमको विश्वास नहीं है आपसे तो बात हो पाएगी क्या, सही बात। इमोशनल एटीट्यूड भी होता है, इमोशनल
एटीट्यूड, ठीक है। अब बैरियर होता है कई बार कि हम बात कर रहे हैं, आप हमको सुन ही नहीं रहे हैं, तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो जाएगा, नहीं बताऊंगा, जब इस तरह बोलते हैं हम लोग ना। प्रीमैच्योर इवोल्यूशन भी होता है, जजमेंट बिफोर लिसनिंग, एक ये भी बैरियर है दोस्तों, बहुत मज़ेदार बैरियर है, ये अक्सर होता है। मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपने बीच में पहले तो अरे अच्छा हाँ ये कह रहे हो ना, तो ये प्रीमैच्योर, आप पहले ही मूल्यांकन कर ले रहे हैं, तो ये भी कई बार फेल होता है, मतलब बैरियर के रूप में होता है। इसके बाद कम्युनिकेशन इसमें रुक जाता है, कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आता है। अदर बैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि अनक्लासिफाइड एजम्पशन, लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ओवरलोडेड, शॉर्टेज ऑफ टाइम आदि इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट चैप्टर यहाँ पर दोस्तों हम लोगों के पास है वो है मास मीडिया सोसाइटी। ये बेसिकली वही है मास कम्युनिकेशन वाला, लेकिन ये अलग से जोड़ा गया है, मास मीडिया एंड सोसाइटी। इसमें क्या है, इसमें होता है सिंपली रिटन ब्रॉडकास्ट स्पोकन वर्ड्स लार्ज ऑडियंस के लिए, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, है ना, एडवर्टाइजर्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इंटरनेट हो गया, ठीक है, मैगजीन्स हो गए। अब जैसे टाइप्स ऑफ मास मीडिया की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप मास मीडिया की बात कर रहे हैं हम टाइप्स में, ठीक है, मास मीडिया की याद रखिएगा, पहले टाइप्स हम लोग कम्युनिकेशन के किए थे, जो बड़े लेवल पर हम लोग मतलब कर सकते हैं बात। तो सबसे पहला तो है कि आप इसको फिजिकल फॉर्म में जो क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो एक ट्रेडिशनल मीडिया मिलेगा। पहले किस तरह से हम लोग संवाद करते थे, पहले कैसे करते थे संवाद, ग्रुप में आदि आदि जगह पर नुक्कड़ नाटक में उस तरह के कुछ बजा कर एक जगह इकट्ठा करके। एक फिर मास मीडिया में प्रिंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, थक गया मैं दोस्तों। चौथा हो गया न्यू मीडिया, ओके। अब हम लोग अगर इसी में बात करें कि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया टाइप्स का क्या होगा, तो इंड्यूस्ड फियर होता है, मतलब डर को कम करता है। मीडिया मल्टीटास्किंग बनाता है, आपको रियलिटी और फैंटेसी के बीच अंतर समझाता है, रोल मॉडल बताता है, टाइम का यूज़ करना सिखाता है, ठीक है। इस तरह की कई चीज़ें आपको मिलती हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों आपको लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में बता रहा हूँ, इस पे भी सवाल आते हैं, इस सिलेबस में है लिस्ट ऑफ, हम लोग जो ये सब चीज़ देखते हैं इसके लिए कौन से सैटेलाइट्स यूज होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला है जीसैट, दूसरा है PSLV, और तीसरा है, आप कह सकते हैं यही दो है मेन, तो तीसरा नहीं है। इसको कौन यूज़ करता है क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको GSLV मैंने आपको कहा, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, जियो, ऐसे गूगल में मिल जाएगा लेकिन लिख लीजिए यहीं से, जियो सिंह क्रो, CHORONOMS ऐसा कुछ है, सॉरी गूगल से ही देख लीजिएगा, सैटेलाइट, ठीक है। लॉन्च, ये लॉन्च, हाँ लॉन्च ही है, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, ओके। PSLV का होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च VCHILE, ठीक है। ये दोनों सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए, या यूज किया जाता है जीसैट सैटेलाइट, जीसैट सैटेलाइट, सॉरी एक तो बताना भूल ही गया, जीसैट सैटेलाइट का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में, और ये स्वयं प्रभा आदि जो चैनल्स चलते हैं, स्वयं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ICT वाले में और उधर वाले में इसी से चलते हैं, ठीक है। और GSLV हो गया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये इसरो का बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा। और जो PSLV बताया मैंने दोस्तों, ये अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, जैसे मैपिंग वूपिंग जो किया जाता है और रिमोट सेंसिंग की जब बात होती है तो उसके लिए PSLV सैटेलाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट पर भी किया जाता है, 600 से 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। और GSLV जो है मेनली यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में। ये जो है
कम्युनिकेशन के लिए इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए और ऑब्जर्वेशन आदमी रखने के लिए, ठीक है। और कह सकते हैं कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के आसपास रहता है, ये 36,000 किलोमीटर के आसपास में रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया पूरा भी लिस्ट। अब दोस्तों कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। कम्युनिकेशन को मैंने आपके सामने रखा यूजीसी, नेट, जेआरएफ या किसी भी फॉर योर, या फिर इसको आप मान लीजिए मास कम्युनिकेशन का कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, या एज ए डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में आप कम्युनिकेशन कहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मेरे तरफ से एक रामबाण है, जो आपको कम्युनिकेशन के कई एस्पेक्ट को बताता है। जहाँ पर मैंने हिस्ट्री आदि को नहीं रखा है, कम्युनिकेशन के टाइप्स, कम्युनिकेशन के स्टेप्स, कम्युनिकेशंस में बैरियर्स, कम्युनिकेशंस के सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन के बहुत सारे, देख रहे हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। अब छोटा सा रिक्वेस्ट, चूँकि अब लास्ट में वीडियो तो आप लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो दिल से जुड़े होंगे वो होंगे, तो प्लीज़ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और LOL लॉट्स ऑफ लव अपना ज़रूर हमें दें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो 1 घंटा के पहले ही ख़त्म हो गया है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी अगर आप अभी तक देख रहे होंगे तो काफ़ी सराहना की जाएगी आपकी। और निस्संदेह ये आपको 5 क्वेश्चन सही करा के 10 नंबर आपको आपके खाते में देने में मदद करेगा। एग्ज़ाम देने के पहले वीडियो देख रहे होंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आएंगे तो निस्संदेह आप गौरव को थैंक्स कहेंगे। मेरा नाम दोस्तों गौरव है ना, गौरव। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, JRF कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गई है PhD के कारण, PhD एनरोल्ड हो गया हूँ। सोशल वर्क मेरा सब्जेक्ट, तो जल्दी सोशल वर्क पर भी हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।